हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौड़ आईएएस अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे अबाउट द नेचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ द 1857। 1857 का जो विद्रोह था उसका स्वरूप कैसा था। आमतौर पर आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में या दूसरी किताबों में या दूसरे टीचर से भी आपने बार बार सुना होगा। जो 1857 का विद्रोह का जो स्वरूप था उसके बारे में लेकर के थोड़ा सा मतभेद रहा है इतिहासकारों में। कुछ विद्वानों ने इसको सैनिक विद्रोह माना है, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे विद्वानों की भी भरमार है या ऐसे विद्वानों की भी संख्या है जो इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हें दो जो स्वरूप हैं, जो दो मत हैं हमारे 1857 के रिवोल्ट को लेकर के, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1857 का जो विद्रोह था उसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी। 1857 का विद्रोह कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसमें किन किन लोगों ने भाग लिया, किन किन लोगों ने क्या क्या उसमें एक्टिविटीज की। इस सब के बाद हम उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उसको सैनिक विद्रोह माना जाए या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध माना जाए। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं जो भारत का जो इतिहास है वह विदेशी आक्रमणों, विजयों, आतंक और इसके सब साथ साथ भारतीय जो वीर लोग हैं उनकी शहादत का, उनके शहीदों की, उनके बलिदानों की घटनाओं का इतिहास रहा है। अनेक विदेशी आक्रमणकारी भारत की धन संपदा से आकर्षित होकर के भारत की तरफ उन्होंने यहाँ आकर के लूटने की कोशिश की या यहाँ की अकूत धन संपदा को लूट करके ले गए। अनेक बार विदेशी आक्रमणकारी यहाँ से धन संपदा लूट करके वापस अपने देश चले गए और अनेकों बार जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने ऐसा ही किया कि यहां से धन संपदा लूटी और वापस चले गए। लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे या अंग्रेज जो लोग थे वो पिछले के आक्रमणकारियों से, जिसमें कि गजनवी, तैमूरलंग और सिकंदर को भी आप मान सकते हो, लेकिन इन पिछले आक्रमणकारियों की बजाय जो अंग्रेज थे इनका जो नेचर था वो इनसे अलग था। ये सीधे तौर पर भारत से सामान लूटने के लिए, धन संपदा को लूटने के लिए भारत में नहीं आए, बल्कि ये एक व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए कंपनी के रूप में कंपनी स्थापित करके एक सरकारी मान्यता के साथ ये भारत में इन्होंने प्रवेश किया और भारतीय नियमों के अनुसार, राजाओं से मान्यताओं के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में अपना जो है व्यापार शुरू किया। इस सब व्यापार क्रियाओं के साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के राजाओं के आपसी मतभेदों को देख करके, यहाँ की जनता के स्वभाव को देख करके, यहाँ के जो तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो स्थिति थी उनको देख करके धीरे धीरे उन्होंने अपनी कूटनीति से, यहाँ के राजाओं की दूरदर्शिता के कारण वो व्यापारी से शासक बन बैठे। और जब जैसे ही अंग्रेज एक व्यापारी से शासक बन बैठे तो वो शासक बनने के बाद उन्होंने अपनी जो आर्थिक, प्रशासनिक या राजनीतिक जो पॉलिसियां लागू की, उन पॉलिसियों के कारण यहाँ के आम जनता का, यहाँ के जनजीवन का बहुत अधिक आर्थिक शोषण हुआ। लेकिन जो यहाँ के लोगों का शोषण केवल आर्थिक स्तर पर ही निर्भर या आर्थिक स्तर पर आकर के समाप्त नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई और उन्होंने आर्थिक स्तर के साथ साथ यहाँ के लोगों के बौद्धिक स्तर को भी डैमेज करने की कोशिश की। उन्होंने बौद्धिक स्तर से भी उनको हीन दिखाने की कोशिश की और यहाँ के सामाजिक और आर्थिक के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक जीवन पर भी उन्होंने एक प्रकार से मतलब उसको हमला करने की कोशिश की। यहाँ का जब सामाजिक और धार्मिक जनजीवन की भावनाएं या लोगों की आम जन की भावनाएं, यहाँ की सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक भावनाओं के साथ जब खिलवाड़ होने लगा तो उस धार्मिक और सामाजिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ का ही परिणाम था हमारा 1857 का रिवोल्ट। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसमें आर्थिक कारणों के साथ साथ यहाँ के सामाजिक और धार्मिक कारणों ने भी उसमें एक बड़ा योगदान दिया था। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो आमतौर पर सबने पता है कि उसकी जो शुरुआत थी वो एक सैनिक छावनी में हुई थी। उस सैनिक छावनी में शुरुआत होने के कारण, सैनिक विद्रोह होने के कारण, इसको आमतौर पर जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, अंग्रेज जो इतिहासकार हैं, जिसमें स्पेशली जॉन लॉरेंस सिले और आउटन मुख्य इतिहासकार हैं, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह का नाम दिया। लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ भारतीय इतिहासकार और जिसमें स्पेशली वीडी सावरकर और अशोक मेहता का नाम शामिल है, इन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया,
क्योंकि ये मात्र सैनिकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि यहाँ की आम जनता के लिए स्वतंत्रता के लिए आकांक्षा थी। और उसी स्वतंत्रता की आकांक्षा के लिए यहाँ के लोगों ने जन विद्रोह में भाग लिया और वो अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे और एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना चाहते थे। और वास्तव में ये एक सैनिक विद्रोह नहीं होकर के एक स्वतंत्रता संग्राम का रूप इसने ले लिया था। तो ये दो इसके सिद्धांत हैं या इसकी दो अप्रोच हैं अलग अलग, जिसमें एक अप्रोच के अनुसार इसको सैनिक विद्रोह माना गया और दूसरे अप्रोच के अनुसार इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना गया। तो देखते हैं दोनों के अपने अपने क्या क्या पक्ष हैं, दोनों के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए, और उसके बाद हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि इसको सैनिक विद्रोह कहें या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैनिक विद्रोह कहने के क्या कारण है, उसे क्यों हम एक सैनिक विद्रोह कहें। सैनिक विद्रोह के जो मुख्य इसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, उससे पहला मुख्य तर्क दिया जाता है कि इस आंदोलन का या इस विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ वो मेरठ की एक सैनिक छावनी में हुआ, आरंभ सैनिक छावनी में हुआ। सबसे पहले हमें पता है कि बैरकपुर में जो वहां के लोकल स्थानीय सैनिक थे, उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध। और इस विरोध के कारण वहां के जो लोकल सैनिक थे, दूसरे सैनिकों ने भी धीरे धीरे उसके विद्रोह में शामिल होना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे यहाँ के सैनिकों ने अंग्रेजी शासकों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की, तो उसके साथ साथ उसके बाद में यहाँ के लोकल लोगों ने भी उसमें भाग लेना शुरू किया। उसके बाद दूसरा जो मुख्य कारण इसका तर्क दिया जाता है वो दिया जाता है कि आमतौर पर इस विद्रोह के जो मुख्य केंद्र थे वो सभी के सभी सैनिक छावनियां थी, यानी कि उसका विद्रोह का जो केंद्र था आमतौर पर वो लगभग ज्यादातर ये सैनिक छावनियों के आसपास में सीमित रहा और पूरे देश में समान रूप से ये नहीं फैल पाया। इसके अलावा जो तीसरा तर्क दिया जाता है वो दिया जाता है कि आम जनसाधारण ने इसमें कम भाग लिया, ज्यादातर इसकी सैनिकों की संख्या ही थी भाग लेने वालों की, और आम जनता ने यहाँ की सभी शासकों ने इसमें भाग नहीं लिया था। इस कारण भी इसको सैनिक विद्रोह कहा जाता है। भाग लेने वाले जो नेता थे या जो यहाँ के लोकल राजा थे, जैसे कि रानी झांसी और बहादुर शाह जफर या नाना साहब, ये सब ऐसे यहाँ के स्थानीय राजा या लोकल नेता थे जिनके अपने अपने निजी स्वार्थ थे। उनका कोई राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं था, कोई नेशनलिज्म की अप्रोच नहीं थी। इस प्रकार उनके अपने अपने निजी स्वार्थों से वो प्रेरित थे और इन निजी स्वार्थों से प्रेरित होने के कारण भी इसको सैनिक विद्रोह कहा जाता है और इसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम नहीं दिया गया। इसके बाद इसका जो आरंभ था वो चर्बी वाले कारतूसों से हुआ, यानी कि इस घटना का रिवोल्ट का विद्रोह का जो आरंभ हुआ वो किसी एक दृष्टिकोण के माध्यम से, किसी प्लानिंग के माध्यम से, किसी राष्ट्रीय राज्य की स्थापना को लेकर के प्लानिंग के तहत नहीं, बल्कि अचानक किसी घटना से। और वो तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। कि जब ब्रिटिश सेना के द्वारा ब्रिटिश जो सैनिक अधिकारी थे उन्होंने जो नए जो बंदूकें या जो नए मतलब हथियार जो सेना को इंट्रोड्यूस किए थे, उनमें उसमें बंदूक में गोली भरने से पहले उनको मुंह से कुछ मतलब उसमें निकालना पड़ता था और उसको मुंह से छीलने के लिए उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी का यूज किया गया था। ये यहाँ के हिंदू और मुसलमान सभी सैनिकों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था और इस धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध जाकर के वहां के कुछ सैनिकों ने इसके अगेंस्ट विद्रोह कर दिया। इसलिए इन सब कारणों से इसको सैनिक विद्रोह माना जाता है और राष्ट्रीय विद्रोह का नाम नहीं दिया जाता। लेकिन ये सब जो अप्रोच थी ये अंग्रेज इतिहासकारों की अप्रोच है और हम जानते हैं कि जो भी ब्रिटिश लोग होंगे वो ब्रिटिश नीति को ही अप्रूव करेंगे, उसी के अनुसार वो अपने व्यूज बनाएंगे। तो हम सीधे सीधे उनकी बात को एज डायरेक्ट ऑन द प्राइमा फेसी स्वीकार नहीं कर सकते। क्या जो कुछ उन्होंने क्या हो सकते हैं या उसके बाहर भी कुछ सकते हैं। तो इसके यदि हम आगे जाकर के इसके विपक्ष में जाकर के उसे एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी यदि हम देखें तो उसमें कुछ अलग अलग इसके जो तथ्य उभर कर सामने आते हैं, कुछ अलग अलग और भी नए पक्ष उभर करके सामने आते हैं जिसके कारण हम उसको स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं। तो मुख्य स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हम केवल इसको सैनिक विद्रोह न मान करके स्वतंत्रता संग्राम का भी इसको विद्रोह मान सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो तर्क दिया जाता है स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में वो है कि अंग्रेजों को बाहर निकालना जो यहाँ के आम जनता का मुख्य उद्देश्य था और यहाँ के जो आम जनता थी वो अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहती थी और उसके बाद उसे की एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना चाहती थी। आमतौर पर सबने पता है कि हम यहाँ के सब लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था, वहां का अपना राजा मान लिया था और उसी के नेतृत्व में सब लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इस प्रकार से
यहाँ की आम जो जनता थी, उसकी जो जन आकांक्षा थी, वो अंग्रेजों को बाहर निकाल करके एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। दूसरा तर्क है कि एक साथ देश में फैल जाना। एक साथ देश में फैल जाना यानी कि जो क्रांति थी एक साथ पूरे देश में फैल गई थी। केवल सैनिक केंद्र ही इसका मुख्य केंद्र नहीं रहे थे, बल्कि ये छिटपुट रूप में कहीं ज्यादा तो कहीं कम इसका जो स्वरूप था लगभग राष्ट्रव्यापी हो गया था और उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी जगह पर इसका एक साथ देश में फैल जाना इसके एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देता है, केवल मात्र एक सैनिक विद्रोह का नहीं। यदि केवल सैनिक विद्रोह होता तो एक केंद्र तक सीमित रहता, पूरे राष्ट्र में पूरे देश में एक साथ नहीं फैलता। इसके अलावा जो और तीसरा तर्क दिया जाता है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों से दंड मिले वो असैनिक अधिक थे, यानी कि जिस क्रांति में लोगों ने भाग लिया तो सीधी सी बात है, यदि कोई भी आदमी कोई भी आम जनता एक शासक के विरुद्ध प्रशासन के विरुद्ध जाकर के कोई आंदोलन करती है तो सीधी सी बात है प्रशासन चाहे वो अपना आपका हो चाहे तत्कालिक ब्रिटिश प्रशासन रहा हो, वो विद्रोह में भाग लेने वाले लोगों को दंड जरूर करेगा। और उस विद्रोह में भी जिन लोगों को दंडित किया गया उसमें आम जनता जो जनमानस था, आम जन वो अधिक था और सैनिकों की संख्या दंड पाने वालों में कम थी। तो ये भी उसका एक मुख्य तर्क दिया जाता है उसके राष्ट्रीय विद्रोह होने का, एक स्वतंत्रता संग्राम के लिए विद्रोह होने का, क्योंकि जिन लोगों को अंग्रेजों से दंड मिले थे उसमें सैनिक कम थे और आम जनता अधिक थी। इसके अलावा चौथा जो मुख्य तर्क है कि सब लोगों ने अपने धार्मिक मतभेद भुला करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने यहाँ के अपने धार्मिक मतभेद भुला करके एक राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर के एक आपसी एकता के साथ इस आंदोलन में भाग लिया, जो इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप देता है। यहाँ एक और नया पक्ष उभर कर सामने आता है। इस आंदोलन में केवल पुरुषों ने ही नहीं बल्कि स्त्रियों ने भी भाग लिया और आपने देखा है जैसे रानी झांसी है या एक और वैसी बहुत सी मतलब जो स्त्रियां थी, वीरांगनाएं थी, जिन्होंने यहाँ पर अलग अलग केंद्रों पर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। आम लोगों ने भी, आम स्त्रियों ने भी इसके प्रदर्शनों में भाग लिया, विद्रोह में भाग लिया। तो ये सब इसको एक राष्ट्रीय रूप देती है और स्वतंत्रता संग्राम की एक आकांक्षा जो आम लोगों में जो व्याप्त थी उसको दिखाती है। इसके अलावा जनता ने राजाओं के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया। जिन राजाओं को अंग्रेजों ने विलासी और कुशासक कह करके उनकी जागीरों को, उनके छोटे छोटे राज्यों को हड़प लिया था, अब उन्हीं राजाओं के लिए यहाँ की आम जनता ने, आम जनमानस ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। जो आम जनता अपने राजाओं के लिए प्राण न्यौछावर करती है वो किसी सैनिक विद्रोह के कारण नहीं करती, बल्कि वो अपनी राष्ट्रीय भावनाओं के कारण, अपनी देशभक्ति के कारण मतलब वो राजा के प्रति अपने प्राण न्यौछावर कर देती है और उनके अंदर राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने की भावना उनके अंदर होती है। तो ये मुख्य जो कारण है ये सैनिक विद्रोह से आगे बढ़ करके उसे एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन साबित करते हैं। इस प्रकार से निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि यद्यपि विद्रोह का जो प्रारंभ है वो सैनिक विद्रोह के रूप में उसका शुरू हुआ, एक सैनिक छावनी से उसका विद्रोह का स्वरूप हुआ, लेकिन वो सैनिक विद्रोह जो सैनिक छावनी से शुरू हुआ था वो सैनिक छावनी से शुरू होकर के धीरे धीरे पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में फैल गया और आम जनता ने भी उसमें धीरे धीरे सभी भागों में सभी लोगों ने धार्मिक मतभेद भुला करके अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के लिए, अपनी देशभक्ति को, राजाओं के प्रति देशभक्ति को दिखाने के लिए सब लोगों ने इसमें भाग लिया। यद्यपि इसमें भाग लेने वाले जो सैनिकों की संख्या कम थी और आम जनता की जो संख्या थी वो बहुत अधिक थी। यहाँ के आम लोगों ने जो आंदोलन में भाग लिया, विद्रोह में भाग लिया, इन लोगों ने अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए आंदोलन में भाग नहीं लिया, अपने प्राण न्यौछावर नहीं किए, बल्कि अपने एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापित करने के लिए, अपनी देशभक्ति के लिए, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यद्यपि ये विद्रोह एक सैनिक छावनी से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया और आम लोगों ने, आम जनता ने यहाँ के अपनी राष्ट्रीय भावनाओं के से प्रेरित होकर के अपने देशभक्ति के लिए राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और इसने आंदोलन ने, विद्रोह ने एक राष्ट्रीय रूप का स्वरूप ले लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये यहाँ के आम जनमानस की एक स्वतंत्रता के प्रति जो छिटपुट की जो एक उसकी आकांक्षा थी, उसकी आकांक्षा को व्यक्त करने वाला एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध था और इसी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध का परिणाम था कि जो इंडिया 1947 में अंग्रेजों से अंततः उसकी दास्ता से मुक्ति पा गया और आजाद हो गया। और ये इसका सबसे मुख्य तर्क है कि जो 1857 में जो विद्रोह स्वतंत्रता के लिए शुरू हुआ था, भले ही उस टाइम पर कामयाब नहीं हुआ,
लेकिन अंततः वो 1947 में आकर के कामयाब जरूर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ये आंदोलन था जिसने अंततः अपनी कामयाबी हासिल की। तो फ्रेंड्स, आज था हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके।